साथियों सभी का स्वागत और अभिनंदन है। इस क्लास में हम लोग परीक्षा वाणी के तहत मिट्टी, कृषि और पशुपालन नामक चैप्टर को तैयार करेंगे। ये चैप्टर नंबर 3 है, यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। इससे पहले चैप्टर 2 को हम लोग कम्प्लीटली तैयार कर चुके हैं, जिसमें हमने यूपी की भौगोलिक स्थिति और जलवायु को समझा था। दोस्तों, ये जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ ये यूपी की सभी परीक्षाओं में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इसको पढ़ने के बाद ना तो आपको परीक्षा वाणी पढ़ने की आवश्यकता है, ना ही कोई अन्य नोट्स पढ़ने की आवश्यकता है। हाँ, आपको ये ज़रूर लग सकता है कि कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है। कारण ये है कि पूरे चैप्टर को निचोड़ा गया है। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सब आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो इस बात से लेकर परेशान मत होइएगा कि कंटेंट ज़्यादा है। एक बात और बता दूं, जब हम लोग परीक्षा वाणी को कंप्लीट कर लेंगे तब एक 60 नोट्स आपको उपलब्ध करा दूंगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से एकदम मारक होगा। बहुत ही कम पेज में रहेगा। अभी हम लोग डिटेल में अध्ययन कर रहे हैं, तो यूपी की सभी परीक्षाओं में आपके लिए ये उपयोगी होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मृदा को देखेंगे पहले। दोस्तों, भावर और तराई क्षेत्र की मृदा सबसे पहले लेंगे। पिछली क्लास में हम लोग भौगोलिक स्थिति को देख चुके हैं। उसमें हमने आपको भावर और तराई भली भांति बताया था। भावर और तराई क्षेत्र की मृदा सबसे पहले देखते हैं। भावर दोस्तों, हिमालय से लगा हुआ वह क्षेत्र जहां कंकड़ों और पत्थरों से निर्मित मृदा पाई जाती है, उसको भावर क्षेत्र कहा जाता है। और उस मृदा को भावर मृदा कहा जाता है। क्योंकि कंकड़ और पत्थर होते हैं, इसलिए यहाँ पर कृषि कार्य असंभव होता है। हिमालयी क्षेत्र की मृदा होती है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको मैप के माध्यम से भी बताया है। ये यहाँ पर हिमालय है, उसके नीचे तुरंत बाद जो मृदा है वो भावर मृदा कहलाती है। उसके बाद महीन बालू वाली मृदा होती है, उसको तराई मृदा कहा जाता है। तो भावर के तुरंत नीचे जो मृदा है वो तराई मृदा है। और उसके बाद आ जाता है गंगा यमुना का मैदान, तो मैदानी क्षेत्र की मृदा आ जाती है। और इसके बाद यहाँ दक्षिण में एकदम आ जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र की मृदा। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तराई मृदा की बात करें दोस्तों, महीन कणों के निक्षेपों से निर्मित होती है। वही जो भावर के कण पत्थर हैं, ये सब टूट टूट के नदियों के द्वारा बहा कर लाए जाते हैं और यहाँ पर इनका जमा हो जाता है तराई क्षेत्र में। तो ये मृदा जो है अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ होती है, इसलिए यहाँ पर गन्ना और धान की कृषि की जाती है। पानी की भरपूर यहाँ पर उपलब्धता रहती है, इसलिए यहाँ पर गन्ना और धान जैसी फसलों की कृषि की जाती है। मैदानी क्षेत्र की मृदाओं की बात करें, मैदानी क्षेत्र से तात्पर्य यहाँ पर गंगा और यमुना के मैदान से है ये क्षेत्र। और उसके नीचे वाला जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड क्षेत्र कहलाएगा। तो गंगा यमुना के मैदान का निर्माण दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है किस युग में हुआ था, तो प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। अब इस युग पर नहीं जाऊंगा, ये सब आप लोग जियोग्राफी में भली भांति पढ़ चुके होंगे। मैदान में जो दोस्तों मृदा पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा होती है, मतलब जल से युक्त मृदा होती है। यदि आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो एक बार कल्पना कीजिए कि आप अपने गांव के तालाब या फिर नाले के पास हैं। वहाँ पर जो चिकनी मिट्टी पाई जाती है उसी को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। तो यदि आपने नहीं देखी तो एक बार जाके देख लीजिएगा। जलोढ़ मृदा दोस्तों दो तरह की होती है। जलोढ़ मृदा क्या, यहाँ पर जो मैदान है दोस्तों, इस मैदान की मृदा दो तरह की होती है, एक खादर और एक बांगर। खादर मृदा दोस्तों जिसको नवीन जलोढ़ कहते हैं, यही जलोढ़ मृदा की बात हो रही है। नवीन जलोढ़ कहते हैं जिसमें बाढ़ का पानी पहुंचता रहता है। नवीन जलोढ़ मतलब जो नई कांप वाली मिट्टी है वो आती रहती है, बाढ़ का पानी जो है उसको बहाकर लाता है, तो नवीन जलोढ़। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अधिक उपजाऊ होगी। वहीं यदि बांगर की बात करें तो बांगर मतलब बाद में पुरानी जलोढ़, जहाँ बाढ़ का पानी जो है एकदम नहीं पहुंचता या फिर बहुत कम पहुंचता है या फिर बाद में पहुंचता है, ऐसे याद रखिएगा। बांगर बाद। तो पुरानी जलोढ़ होती है, उसका नवीनीकरण नहीं हो पाता है क्योंकि बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, इसलिए उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो प्रायः कम होती है।
रेह बंजर या फिर कल्लर दोस्तों ऊसर भूमि को, जिसमें कुछ भी नहीं उगता है उसी को ऊसर भूमि कहते हैं, केवल घास फूस ही रहता है, उसको रेह बंजर और कल्लर नाम से जाना जाता है। तो इस तरह के टर्म आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि कल्लर क्या है, रेह क्या है, तो आप बताइएगा ऊसर भूमि। मरुस्थलीय मृदा की बात करें दोस्तों तो राज्य के पश्चिमी जिलों मथुरा, आगरा, अलीगढ़, इनमें जो है मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। ठीक है, आप जान ही रहे हैं जो रेगिस्तान है वो राजस्थान में है, राजस्थान पश्चिम में है, और राजस्थान जो है यूपी से लगा हुआ है, तो यूपी के पश्चिमी ज़िले जो हैं राजस्थान से लगे हैं। तो ऐसे ही अज्यूम कीजिएगा कि मथुरा, आगरा और अलीगढ़ जो पश्चिमी ज़िले हैं वहाँ पर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। भूड़ मृदा दोस्तों आप अपने गांव में देखते होंगे, दो तरह की मृदा रहती है, एक तरफ जलोढ़ जहाँ पानी वगैरह अधिक मिलता है उस क्षेत्र की मृदा, और दूसरा बलुई मिट्टी जहाँ पानी कम होता है, रेतीली मिट्टी होती है, इसमें मोटी फसलें प्रायः उपजाई जाती हैं, जैसे मूंगफली हो गया, तिलहन हो गया, गेहूं भी पैदा हो जाता है, लेकिन यह है कि उसकी जो उत्पादन दर है वो कम रहती है। काली मृदा की बात करें दोस्तों तो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। इसको क्या मतलब करेल, इसको करेल के नाम से जाना जाता है। करेल को कैसे याद रखना, जो करने योग्य है, स्थानीय भाषा में उसको करेल कहते हैं, इसमें ज़्यादा किया जा सकता है तो उसको करेल कहा गया। पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मृदाओं की बात की गई है। इस क्षेत्र में प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें अधिक हैं, इन्हीं चट्टानों के टूटने फूटने से इस मृदा का निर्माण हुआ है। इसे बुंदेलखंडीय मृदा भी कहते हैं। ये यूपी में एकदम नीचे वाली मृदा जो आपको अभी बताया है बुंदेलखंड क्षेत्र मैप में, इस क्षेत्र में पाई जाती है। इसी मृदा की बात हो रही है। यहाँ पर लाल मृदा पाई जाती है। इसका निर्माण बालू में लाल विंध्यन चट्टानों से हुआ है। जब आप मध्य प्रदेश वगैरह को मैप में देखेंगे तो पाएंगे कि वहाँ पर विंध्यन चट्टानें जो हैं मिलने लगी हैं, तो उन्हीं चट्टानों के टुकड़ों से लाल मृदा का निर्माण हुआ है। इसमें लौह की अधिकता होती है। दलहन और तिलहन जैसी फसलें यहाँ पर उपजाई जाती हैं। बुंदेलखंड को याद रखने का ट्रिक दोस्तों आपको पहले भी बता चुका हूँ। चिलमबाज है झांसी। बुंदेलखंड में मुख्यतः 7 जिले आते हैं यूपी के। चिलमबाज है झांसी, इसको केवल और केवल ट्रिक के तौर पे लीजिएगा। ची का मतलब चित्रकूट, चित्रकूट। ला का मतलब ललितपुर, ललितपुर। माँ का मतलब है दोस्तों महोबा, और बा का मतलब है बांदा। जा का मतलब है जालौन। हा का मतलब है हमीरपुर। झा का मतलब झांसी तो है ही है। तो इस तरह से कुल 7 जिले इसमें शामिल रहते हैं। इनमें से 2 जिले दोस्तों जिनमें डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, कौन कौन से हैं? झांसी हो गया और दूसरा हो गया चित्रकूट। ये सब आपको यूपी करंट अफेयर्स में मैंने बताया है। चित्रकूट कैसे याद रखना है? चा के बाद झा, दोनों का जोड़ा बना दीजिएगा। चा, चित्रकूट का चा, और झा का मतलब झांसी का झा, दोनों को साथ साथ कर दीजिएगा तो आप भूलेंगे नहीं। परवा मृदा दोस्तों हल्के भूरे रंग की बलुई दोमट मिट्टी होती है। इसमें चना और ज्वार जैसी फसलें उपजाई जाती हैं। ये सब चीज़ें आप छोड़ सकते हैं, केवल और केवल नाम याद रख लीजिए ताकि आप बता सकें कि ये यूपी की मृदा है, किस क्षेत्र की मृदा है। मार या माड़ मृदा काली मृदा के समान चिकनी होती है और रंग में भी काली होती है। प्रदेश के पश्चिमी जिलों में यह पाई जाती है। यहाँ पर अल्पावधि वाली फसलें जो कम समय में तैयार होती हैं उनको उपजाया जाता है। तो केवल यही मृदा है जिसका थोड़ा अलग स्वरूप है काली मिट्टी के समान। बाकी सारी मृदाएं जो हैं कम उपजाऊ हैं और लगभग एक जैसी प्रकृति रखती हैं। राकड़ या राकर मृदा दोस्तों लाल और भूरे रंग की होती है, दानेदार मृदा होती है। इसको भूड़ मृदा की तरह आप मान सकते हैं, बस इसका रंग लाल होता है। तिल और चना की कृषि यहाँ पर की जाती है। भोंटा क्या है दोस्तों? ये भी मृदा है, कुछ कुछ लाल रंग होता है। इसमें मोटे अनाजों की कृषि की जाती है।
पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र। बीडीके का मतलब बीडीके का मतलब बुंदेलखंड है। इस क्षेत्र में शुष्क कृषि की जाती है। मृदा अपरदन की बात करें दोस्तों, जल और वायु से मृदा का कटना और बहना जो है मृदा अपरदन कहलाता है। मतलब मृदा की जो ऊपरी सतह होती है दोस्तों, वो अधिक उपजाऊ होती है। ये जल के माध्यम से बहा दी जाती है या फिर वायु के माध्यम से जो ऊपरी परत है वो प्रायः उड़ के दूसरी जगह पर चली जाती है, या फिर अन्य कारण है जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं की चराई या फिर वनोन्मूलन। इन सब कारणों से जो है मृदा का अपरदन बढ़ जाता है। तो क्या होता है, जो ऊपरी उपजाऊ परत है वो दूसरी जगह चली जाती है। तो क्या होता है, नीचे गैर उपजाऊ परत आ जाती है जिसमें उत्पादन जो है कम होता है या फिर ना के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों व्यक्ति के बालों का अपरदन होता है। जो मस्तिष्क के रगड़ा रगड़ी ज़्यादा करते हैं, ठीक है, बाल रूपी संसाधनों का अतिशय दोहन करते हैं। कहीं ये तेल लगाया, कहीं वो डाई लगाई, कहीं कुछ कहीं उनको टेढ़ा कराया, कहीं बेड़ा कराया। तो उस तरह से क्या होता है, अपरदन होने लगता है, बालों का अपरदन होने लगता है। तो फिर क्या होता है, जो पठार है प्रायद्वीपीय पठार वो बनने लगता है। यहाँ पर एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर। बाद में ये दोनों मिलने का प्रयास करते हैं और मिलने भी लगते हैं। तो जैसे जैसे ये दोनों मिलते जाते हैं ना, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, वैसे वैसे ये पठार यहाँ से सिकुड़ता चला जाता है। और एक समय ये आता है कि धीरे धीरे तिब्बत का पठार बन जाता है, पूरा यहाँ तक सपाट हो जाता है, फिर उसमें दोबारा बाल नहीं उगते हैं। तो ठीक वैसे ही अपरदन जो है मृदा का होता है, या फिर मृदा के अपरदन के अनुसार ही बालों का भी अपरदन होता है। वैसे आपको बता दूं कि मेरा अपरदन थोड़ा है और प्राकृतिक रूप से हुआ है। वायु अपरदन दोस्तों, तो यमुना और चंबल क्षेत्र में दोस्तों अब नलिका अपरदन पाया जाता है। ठीक है, अधिक ढाल वाले जो यहाँ पर खेत पाए जाते हैं उनमें जो वर्षा का पानी है वो तेजी से बहता है। तो क्या करता है, गहरी गहरी घाटियाँ बन जाती हैं, छोटी मतलब पतली पतली। तो इससे क्या होता है, नालियाँ बन जाती हैं एक तरह से। तो इसी को अब नलिका अपरदन कहा जाता है। अब नालिका अपरदन अधिक ढाल वाले खेतों में होता है, यमुना और चंबल क्षेत्र में। यहाँ की कुछ मिट्टी ही इस तरह की है, भुरभुरी टाइप की, जो आसानी से बह जाती है। फिल्मों में आप देख सकते हैं, जैसे खलनायक हो गया, विक्रांता, इस तरह की। खलनायक आपको याद ही होगा, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। वहाँ पर देखिए जो रहते हैं डाकू वगैरह, वो इन्हीं बीहड़ों का निर्माण हो जाता है दोस्तों। ये छोटी छोटी भूल भुलैया टाइप की अब नलिकाएँ बन जाती हैं। इनमें क्या है, डाकुओं का छिपना जो है वो आसान हो जाता है, और ये अभ्यस्त होते हैं, उसी क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए पुलिस वाले जो हैं वो इनसे अनभिज्ञ रहते हैं, तो उनको खोज ही नहीं पाते हैं। इसीलिए वीरप्पन जैसे डाकू जो हैं वो चंबल में ही रहते थे। वायु अपरदन दोस्तों हवा के द्वारा होता है, पश्चिमी यूपी में ज़्यादा होता है। आगरा, मथुरा वाले ज़िले जो हैं इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ये गर्मी में ज़्यादा होता है। आप सभी जानते हैं गर्मी में लू नामक एक गर्म शुष्क हवा भी चलती है। कृषि, अब कृषि को देखते हैं दोस्तों। मिट्टी को देख लिया। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी के 59.3% लोग कृषि क्षेत्र में इन्वॉल्व हैं। आप 60% मान सकते हैं ताकि आसानी से याद हो जाए। 2022-23 में राज्य के घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी 26% है, ये भी याद रखिएगा। कृषि की विकास दर मतलब उसके ग्रो करने की जो दर है वो 18% है। मृदा के प्रकार और वर्षा, तापमान, जल और वहाँ के लोग किस प्रकार की कृषि में रुचि लेते हैं, इन सब आधारों के आधार पर जो है कृषि जो यूपी है, यूपी में जो कृषि क्षेत्र है उसको 9 भागों में बांटा गया है। उनको कृषि जलवायु क्षेत्र कहा गया है। तो सीधे पूछ लिया जाता है कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो 9। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो भारत में कितने हैं, 15। ये भी याद रखिएगा। फसल उत्पादन देखते हैं दोस्तों। 3 ऋतुओं में 3 फसलें उगाई जाती हैं, पहले रबी, फिर जायद और फिर खरीफ। अभी दोस्तों नवंबर चल रहा है तो अभी रबी की फसलें उपजाई जाती हैं।
उसके बाद जायद गर्मी में, उसके बाद खरीफ। रबी को देखते हैं दोस्तों। शीत ऋतु में जो फसलें उपजाई जाती हैं उनको रबी की फसलें कहा जाता है। इनकी बुआई अक्टूबर महीने में होती है, अक्टूबर से नवंबर के बीच, और मोटा माटी इनको 6 महीने के बाद काट लिया जाता है। तो 6 महीने जोड़ के आप ये बता दीजिएगा कि कब इनको काटा जाता है। लेकिन आप यही याद रखिएगा कि शीत ऋतु में अक्टूबर महीने में बोई जाती हैं। नहीं समझ में आता है तो खेतों में आपको जो जो फसलें अभी दिखाई दे जाएं, समझ लीजिएगा कि वो रबी की फसलें हैं। सब्जी मंडी में भी आपको चीज़ें मिल सकती हैं, जैसे मटर आपको अभी सर्दियों में मिलेगी, चना का साग भी मिलेगा, सरसों का साग भी बाज़ार में मिलेगा। तो ये सब रबी की फसलें हैं। गेहूँ, जौ ये सब खेत में मिलेंगे। तंबाकू भी रबी की फसल है। जायद, अधिक ताप की आवश्यकता होती है इन फसलों को। मार्च महीने में इनकी बुआई होती है, जून में काट ली जाती हैं। लगभग 4 महीने लगता है। फसलों की दोस्तों अलग अलग प्रकृति है। कोई फसल 6 महीने में तैयार हो जाती, कोई 4 महीने में तैयार हो जाती। तो जायद की फसलें प्राय 4 महीने में तैयार हो जाती हैं। इसमें ककड़ी, खीरा, तरबूजा, खरबूजा ये सब रसदार फसलें उगाई जाती हैं जायद फसलों के तहत। खरीफ, अधिक ताप और जल की आवश्यकता पड़ती है। मई में इनकी बुआई होती है, सितंबर में कटाई हो जाती है। चावल, मक्का, बाजरा, गन्ना, कपास, ज्वार, तिल, तिल्ली जिसको कहते हैं, ये सब खरीफ की फसलें हैं। काला नमक दोस्तों क्या है? एक चावल है। कहाँ का? सिद्धार्थनगर का। इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। तंबाकू कृषि क्षेत्र दोस्तों कौन कौन से हैं? बनारस, फर्रुखाबाद, मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इनको याद रखिएगा। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है इसलिए, और दिमाग की कसरत भी होती है। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं तो इसीलिए लिख देता हूँ। अफीम की कृषि दोस्तों 2 ही जिलों में होती है प्रायः, बाराबंकी और गाजीपुर। इसमें दोस्तों बाराबंकी जो है वो अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है, और गाजीपुर में दोस्तों राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री अवस्थित है। गाजीपुर में दोस्तों एक गवर्नर जनरल का मकबरा भी है। किसका? कॉर्नवालिस का। कॉर्नवालिस। उद्यान या बागवानी कृषि दोस्तों इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? फलों का उत्पादन, पुष्प का उत्पादन, मसाला का उत्पादन, सब्जी आदि से संबंधित होती है बागवानी कृषि। इसी को बढ़ावा देने के लिए उद्यान और प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई थी? यूपी में 1974 में। राष्ट्रीय औद्यानिक नहीं, औद्यानिक यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। राष्ट्रीय औद्यानिक या बागवानी मिशन याद रखिएगा, केंद्र के द्वारा चलाया गया। यह कब शुरू हुआ? 2005 में। उद्देश्य क्या है? जो बागवानी फसलें हैं उनके उत्पादन को किस तरह से सुधारा जाए, किस तरह से किसानों को उनके प्रति जागरूक किया जाए, ये सब चीज़ें जो हैं इस मिशन का हिस्सा थी। प्रसंस्करण हेतु दोस्तों फल संरक्षण। प्रसंस्करण आप लोग जानते ही हैं, कच्ची चीज़ें जैसे आलू खेत से लिया उसको चिप्स बना दिया, तो इसको प्रसंस्करण कहते हैं, इसी प्रक्रिया को। इसके लिए फल संरक्षण और डिब्बाबंदी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? लखनऊ में। खूब पूछा जाता है। केंद्रीय उपोषण और बागवानी संस्थान दोस्तों कहाँ है? लखनऊ में। देश का पहला बागवानी कॉल सेंटर रहमान खेड़ा कहाँ दोस्तों? लखनऊ के काकोरी में काकोरी में स्थित है, जहाँ काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। फल उत्पादन देख लेते हैं दोस्तों। फलों में आम दोस्तों, यहाँ से प्रजातियाँ आपसे पूछी जाती हैं। आरओ में खूब भर के प्रजातियाँ पूछी जाती हैं। लखनऊ में दोस्तों कौन सा आम मिलता है? मलिहाबादी, दशहरी, लंगड़ा, बॉम्बे ग्रीन। सहारनपुर में दोस्तों सफ़ेदा और चौसा। ठीक है, सफ़ेदा में सा है, सहारनपुर में भी सा है। चौसा में सा है, सहारनपुर में भी सा है। इस तरह से जोड़िएगा। मेरठ में रटौल, बागपत में भी यह आम उपजाया जाता है। ठीक है, मेरठ में ठा है, और उसी का छोटा भाई, उसी का बड़ा भाई टा रटौल में है। तो टा और ठा को जोड़िएगा। वाराणसी दोस्तों यहाँ पर लंगड़ा, रामखेड़ा और चौसा आम होता है। तो चौसा आम 2 जगह होता है,
एक तो सहारनपुर में होता है और एक वाराणसी में होता है। विभिन्न शहरों में निर्यात जो आम है दोस्तों, उसका निर्यात किस नाम से किया जाता है? तो नवाब नाम से। अमरूद की बात करें दोस्तों, अमरूद उत्पादन में जो अग्रणी जिला है वो कौन सा है? प्रयागराज, PRJ। यदि आंवला उत्पादन की बात करें तो उसमें दोस्तों कौन सा जिला अग्रणी है? प्रतापगढ़, PTPG, प्रतापगढ़। अमरूद दोस्तों इसकी जो प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं? सफ़ेदा दोस्तों आम भी है और अमरूद भी है, याद रखिएगा। हाफजी, इलाहाबादी सफ़ेदा, करेला, ये जरूर याद रखिएगा। ललित सुरखा जो अमरूद है दोस्तों, जो प्रायः प्रयागराज में ही पैदा होता है, लाल वाला अमरूद जो यहाँ पर लगभग 100-120 रुपये किलो में मिलता है। लखनऊ 49 जिसको सरदार नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब अमरूद की प्रजातियां हैं। उत्पादन में इलाहाबाद अग्रणी है, सर्वाधिक उत्पादन इलाहाबाद में होता है। केला की बात करें दोस्तों, बनारस में, कौशाम्बी में, प्रयागराज में और गोरखपुर में। GKP का मतलब गोरखपुर। मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, अधेश्वर और दूध सागर। दूध की तरह सफ़ेद होता है ना केला, तो दूध सागर। चीनी चंपा चीनी की तरह मीठा होता है, मालभोग। ये सब केले की प्रजातियां हैं। आप क्षेत्र छोड़ सकते हैं, लेकिन जो प्रजातियां हैं उनको चुन चुन के याद कर लीजिएगा। नींबू दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों अदरक की कृषि भी बुंदेलखंड क्षेत्र में ही की जाती है, ये भी याद रखिएगा। संतरा और लीची दोस्तों सहारनपुर में उपजाए जाते हैं। सब्जी और मसाला उत्पादन की बात करें तो आलू उत्पादन में यूपी प्रथम स्थान पे है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, याद रखिएगा ये केंद्रीय है। केवल आलू अनुसंधान संस्थान बाबूगढ़ कहाँ? गाजियाबाद में है, दोनों याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आगरा में स्थापित होगा, ये मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है कहाँ? पेरू की राजधानी लीमा यहाँ पर है। इसकी जो क्षेत्रीय शाखा है वो आगरा में स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान संस्थान है कहाँ? फिलीपींस में। उसकी क्षेत्रीय शाखा दोस्तों कहाँ स्थापित की गई है? बनारस में, ये भी याद रखिएगा। कृषि निर्यात क्षेत्र कौन कौन से हैं? लखनऊ, सहारनपुर और आगरा। इन तीनों में दोस्तों आगरा जो है आलू का ही निर्यात करता है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछ लिया जाए कि आलू निर्यात क्षेत्र कौन सा है यूपी में, तो आगरा। आलू का निर्यात किस ब्रांड के तहत होता है? ताज ब्रांड के तहत। नवाब ब्रांड से किसका निर्यात होता है? आम का, अभी आपको ऊपर बताया है। हल्दी उत्पादन में दोस्तों बुंदेलखंड अग्रणी है और अदरक उत्पादन में भी बुंदेलखंड अग्रणी है। ठीक है, बुंदेलखंड में आपको अभी बताया कि 7 जिले आते हैं। आदर्श पुष्प उत्पादन केंद्र दोस्तों यूपी में कितने हैं? 9। उनमें लखनऊ भी है। और पुष्प में सुगंध होती है, और सुगंध का उत्पादन कहाँ होता है? सेंट का, इत्र का, तो कन्नौज में होता है। तो इनमें से कन्नौज भी एक पुष्प उत्पादन केंद्र के रूप में है। 9 में से एक लखनऊ है, एक कन्नौज है, ये जरूर याद रखिएगा। इनको आप आसानी से याद भी रख सकते हैं। कन्नौज में पुष्पों से इत्र निकाला जाता है। आदर्श पुष्प उत्पादन केंद्र 9 है। कृषि जलवायु क्षेत्र भी यूपी में 9 है। एलोवेरा, आंवला, अश्वगंधा और ब्राह्मी जैसी औषधीय जो चीज़ें हैं उनका उत्पादन सहारनपुर और मेरठ में किया जाता है। फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? कन्नौज में। यहाँ पर मेंथा ऑयल की शुद्धता की परख की जाती है, जांच होती है। मेंथा ऑयल आप लोग सुने होंगे, जो ठंडा होता है, जो पाउडरों वगैरह में इस्तेमाल होता है। पाउडर डालने के बाद ठंडा ठंडा कूल जो महसूस होता है वो मेंथा ऑयल की वजह से ही होता है। मेंथा ऑयल दोस्तों पुदीने की तरह दिखने वाली एक फसल है। ये पश्चिमी यूपी में उपजाई जाती है, जैसे हमारे यहाँ बदायूं में भी और शाहजहाँपुर में भी इसका भरपूर उत्पादन होता है। शाहजहाँपुर, बदायूं, हरदोई, इन जिलों में इसका खूब उत्पादन होता है और वहीं पर इसको
जो है इससे तेल निकालने की फैक्ट्रियां स्थापित हैं, जिनको मेंथा प्लांट कहा जाता है। महोबा दोस्तों पान की कृषि के लिए जाना जाता है। सीधे पूछ लिया जाता है, पान अनुसंधान संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? महोबा में ही। इसके अतिरिक्त पान का उत्पादन कहाँ होता है? बरई, मानपुर, बांदा और पाली क्षेत्र ललितपुर का, यहाँ पर पान की कृषि की जाती है। कलकतिया, कपूरी, सांची, बंगला, महोबा, पाली और सोफिया और बनारसी, ये कुछ आम की प्रमुख प्रजातियां हैं, याद रखिएगा। पशुपालन की बात करें दोस्तों तो पशुपालन विभाग की स्थापना 1944 में की गई थी। उद्देश्य क्या था? पशुओं के प्रजनन, स्वास्थ्य प्रबंधन और पोषण को बढ़ावा देना। पाली क्लिनिक दोस्तों कहाँ कहाँ स्थित है? तो 5 जिलों में स्थित है, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बागपत और इटावा। कैसे याद रखना है दोस्तों? गोरखपुर में गोर है तो पशुओं को गोरू भी कहा जाता है। आप लोग यदि ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते होंगे तो आप समझ गए होंगे, पशुओं को गोर भी कहा जाता है। तो गोर किस में आता है? गोरखपुर में, ऐसे याद रखना है। और पशुओं को बांधा कहाँ जाता है, रखा कहाँ जाता है? जैसे इस समय सर्दियों के दिन है तो उनको छप्पर में रखा जाता है, जिसको बाड़ा कहते हैं। बाड़ा दोस्तों छप्परों से ढका होता है। तो छप्पर किस में है? मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फर मतलब छप्पर, ऐसे याद रखिएगा। लखनऊ दोस्तों, लखनऊ मतलब लखना का मतलब निगरानी करना। जैसे किसान यदि अपने पशु को पानी पिलाता है तो खड़े होकर उसको देखता है कि पी चुका है या नहीं पी चुका है। जैसे पी लेता है उसको तुरंत बांध देता है जाके, तो पशुओं को लखा भी जाता है। बागपत दोस्तों, बाड़े से निकालकर गर्मियों के दिनों में वृक्षों के नीचे बाग में बांध दिया जाता है, तो बागपत, याद रखिएगा। इटावा दोस्तों, जब कोई पशु भाग जाता है तो किसान उसके पीछे रस्सी लेके दौड़ता है और कहता है इतय आवा। क्षेत्रीय भाषा है दोस्तों, इतय आवा मतलब इटावा। इतय आवा का मतलब इतय आओ, इधर आओ और आके बंद जाओ। ये दोस्तों कुछ ट्रिक्स हैं, इनको याद रख के आप पाली क्लिनिक्स को याद रख सकते हैं और कुछ आपको अलग से मशक्कत भी नहीं करनी पड़ती है। पशु टीका उत्पादन दोस्तों पशु जैविक औषधि संस्थान के द्वारा किया जाता है। यह है कहाँ? तो लखनऊ में। पशु चारा बैंक दोस्तों या फिर पशु चारा संस्थान कहाँ है दोस्तों? भरारी। कहाँ? झांसी में। गोवध निषेध दोस्तों, गाय की हत्या को निषेध किस अधिनियम के तहत किया गया है? गोवध निवारण अधिनियम 1955। ऐसे ही गोपालन को बढ़ावा देने के लिए यूपी गौ सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1999 में की गई थी। यूपी में कुक्कुट नीति जो है दोस्तों वो कब आई थी? 2013 में। इसको कृषि का दर्जा दे दिया गया है। मत्स्य विभाग की स्थापना 1966 में हुई थी और इसके पालन को कृषि का दर्जा जो है वो 2015 में दिया गया। देश और प्रदेश में प्रथम निर्यात दुग्ध संघ की स्थापना, देश और प्रदेश में पहला निर्यात दुग्ध संघ, इसकी स्थापना दोस्तों 1938 में की गई थी। कहाँ? लखनऊ में। दुग्ध विकास और राज्य दुग्ध परिषद दोनों की स्थापना, दुग्ध विकास विभाग और राज्य दुग्ध परिषद दोनों की स्थापना दोस्तों 1976 में की गई थी। दुग्ध संघ का काम क्या है दोस्तों? किस तरह से जो दुग्ध उत्पादन है उसको बढ़ावा दिया जाए, किसानों को जागरूक किया जाए, ये सब काम जो है दुग्ध संघों के होते हैं। क्या मूल्य रखा जाए, ये सब संघ काम करते हैं। वहीं दुग्ध विकास विभाग और परिषद क्या करती है? कहीं ये जो किसान हैं ये ज़्यादा मूल्य तो नहीं कर दे रहे हैं, मिलावट तो नहीं कर रहे हैं, ये सब निगरानी करना परिषद का काम होता है। तो मूल्य निर्धारण और उत्पाद विनियमन, जो उत्पाद है दूध है उसका विनियमन, उसके लिए नियम बनाना काम किसका है? राज्य दुग्ध परिषद का 1976 में स्थापना हुई। प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध संयंत्र कहाँ है? मथुरा में। एकमात्र गौ, याद रखिएगा, ये गौ दुग्ध संयंत्र कन्नौज में है। मथुरा में दुग्ध संयंत्र, केवल दुग्ध संयंत्र की बात की गई है जिसमें भैंस का दूध भी है, लेकिन जो कन्नौज में है वो केवल और केवल गाय के दूध से संबंधित है। ठीक है, वैसे गाय का संबंध मथुरा से, भगवान कृष्ण का संबंध मथुरा से है, लेकिन उल्टा है। यहाँ पर मथुरा में गाय और भैंस दोनों का दूध
इस केंद्र में मिलता है, इस संयंत्र में। नंद बाबा पुरस्कार दोस्तों, जैसा कि नाम से विदित है, नंद बाबा, आप कृष्ण के समय में चले जाइए। नंद बाबा क्या करते थे? पशुपालन करते थे, दुग्ध का उत्पादन करते थे। तो पशुपालन को बढ़ावा देना, दुग्ध का उत्पादन बढ़ाना किसके माध्यम से? देसी गायों के माध्यम से। नंद बाबा गाय पालते थे, ना कि भैंसें पालते थे। तो देसी गाय की नस्लों को बढ़ावा देना और दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, इन कार्यों के लिए जो है नंद बाबा पुरस्कार दिया जाता है। प्रदेश स्तर पर 1 लाख रुपए और जिला स्तर पर 50,000 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। गोकुल पुरस्कार योजना दोस्तों, ये सहकारी क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई है। जो सहकारी आप लोग जान ही रहे हैं, मिलजुल कर काम करने वाला क्षेत्र। तो उसमें जो किसान दुग्ध उत्पादन अधिक करता है उसको गोकुल पुरस्कार योजना से सम्मानित किया जाता है। याद रखिएगा, नंद बाबा में केवल और केवल गाय की बात की गई है। गोकुल पुरस्कार योजना में दुग्ध उत्पादन की बात की गई है। उसमें भैंस का भी दूध शामिल है, गाय का भी दूध शामिल है। कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना 2017 में की गई थी। अब कृषि से संबंधित नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न खूब पूछा जाता है। राज्य कृषि निर्यात नीति 2019 में आई दोस्तों। इसका उद्देश्य 2024 तक जो निर्यात है उसके मूल्य को 2 गुना करना। ठीक है, निर्यात 2 गुना होगा तो किसानों की आय बढ़ेगी। कृषि चिंतन क्या है? मासिक बुलेटिन है जो किसानों को जागरूक करता है कि क्या चल रहा है वर्तमान में, जैसे करंट अफेयर्स, एक तरह से किसानों का करंट अफेयर्स। किसान मित्र योजना 2001 में शुरू हुई थी। प्रति पंचायत एक किसान मित्र की नियुक्ति इस योजना के तहत की गई, जिसका उद्देश्य किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी देना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना दोस्तों 1999 में शुरू हुई थी। आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने इसके तहत लोन भी ले रखा होगा। सस्ता लोन मिलता था, आसानी से लोन मिलता था और कम ब्याज दर पर लोन मिलता था। यूपी वो अलग बात है दोस्तों कि किसान को लोन लेने के लिए उसकी चप्पलें घिस जाती हैं। दोस्तों, एक किसान ही ऐसा व्यक्ति है जो लोन लेकर उसका ब्याज भरता है और उसका मूल भी निपटाता है। वहीं दोस्तों जो उद्योगपति हैं उनका ब्याज तो दूर की बात है, पूरा का पूरा लोन माफ़ हो जाता है। दोस्तों, बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति होता है किसान। ऐसे ही अन्नदाता नहीं कहा गया है। वो कह देना अलग बात है और फील करना बहुत मतलब दूसरे स्तर की बात है। लोन अगर नहीं निपटता है तो आत्महत्या कर लेता है। स्वाभिमान मतलब कुछ पूछिए मत। यूपी बीज विकास निगम की स्थापना 2002 में हुई थी। प्रमाणित बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। यूपी भूमि विकास और जल संसाधन विकास संस्थान की स्थापना 1998 में हुई थी लखनऊ में। जैसा कि नाम से विदित है, भूमि का विकास करना और जल संसाधनों का विकास करना इसका काम था। यूपी ऊसर भूमि सुधार निगम की स्थापना 1978 में की गई थी। सोडिक लैंड रिक्लेमेशन परियोजना दोस्तों वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। सोडिक लैंड दोस्तों क्षारीय मृदा होती है, जिसको सही करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम। तो ऐसी ही यूपी में एक योजना चलाई गई थी, वो किसके सहयोग से? तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है? अभी अजय बंगा। यूपी कृषि विविधीकरण परियोजना, जिसको यूपी डास्प भी कहते हैं, ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई गई। कृषि से संबंधित जो अन्य रोजगार हैं, जो उद्यम हैं, उनको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। किसान सम्मान निधि दोस्तों 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा गोरखपुर से शुरू की गई थी, जिसमें 6,000 रुपये, यहाँ पर सुधार कीजिएगा, एक वर्ष में किसानों को 6,000 रुपये, 4 महीने में 2,000 रुपये की किस्त, प्रति चार महीने में 2,000 रुपये की किस्त किसानों को डीबीटी के थ्रू उनके खाते में दी जाती है। इसमें सभी किसानों को शामिल कर लिया गया है। तो इसकी शुरुआत गोरखपुर से हुई। किसान सेवा रथ योजना की शुरुआत 2010 में हुई। दूरस्थ क्षेत्र के जो किसान हैं उनको जागरूक करना इसका उद्देश्य था। यूपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड दोस्तों, इसका काम क्या है? जो कृषि से संबंधित उपकरण यंत्र हैं उनकी रक्षा किस तरह से हो, रसायन, बीज, खाद, इन सब की उपलब्धता
उचित मूल्य पर सुनिश्चित कराने के लिए यूपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई। कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम दोस्तों 1964 में आया। जो मंडी में दोस्तों बिचौलिए थे, इनको भगाना इसका उद्देश्य था। हालांकि ये सब कहने की बातें हैं, बिचौलिए आज भी आपको मंडी में मिल जाएंगे। प्रत्येक मंडी में एक मंडी समिति होगी जो उस मंडी का संचालन करेगी, तो ये याद रखिएगा। अब राजस्व को देखते हैं कि यूपी में किस तरह से राजस्व का बंदोबस्त होता है। अभिलेखों का रखरखाव, जो खेती से संबंधित अभिलेख हैं, चकबंदी, उपज के आंकड़े, भूमि विवाद, दुर्घटना बीमा, जैसे कोई दुर्घटना हो गई तो बीमा किस तरह से मिलेगा, कितना मिलेगा, राजस्व वृद्धि या फिर वसूली, ये सब काम जो हैं दोस्तों राजस्व विभाग के होते हैं। और राजस्व विभाग में लेखपाल, तहसीलदार और कलेक्टर जैसे कर्मचारी अधिकारी शामिल होते हैं। यूपी जमींदारी विनाश अधिनियम, मतलब जो जमींदारी हमारे इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, जो जमींदारी थी उसका विनाश करने से संबंधित अधिनियम कब आया? 1950 में। और इसके बाद दोस्तों 4 साल बाद जो है चकबंदी कर दी गई। चकबंदी, छोटे छोटे जो चक हैं दोस्तों उनको मिला के एक बड़ा चक एक किसान को दे दिया। जैसे किसान का एक चक यहाँ पर है, दूसरा चक कुछ दूरी पर है, तो इन दोनों को एक कर दिया गया, इसी को चकबंदी कहा गया। तो चक 54 में हुआ, ठीक है, चकबंदी 54 में हुई। यूपी अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, जिसको सीलिंग कानून भी कहते हैं, ये उसके 6 साल बाद 1960 में लाया गया। इसके तहत एक किसान 18 एकड़ तक ही भूमि रख सकता है। ये आंकड़ा भी याद रखिएगा, 18 वाला। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट दोस्तों 2003 में शुरू हुआ। यूएनडीपी की हेल्प से शुरू किया गया। भूकंप क्षेत्र, जो भूकंप प्रवण क्षेत्र, जहां भूकंप आने की ज़्यादा संभावना है, यूपी के क्षेत्र जैसे बरेली हो गया और उधर जो उत्तराखंड से लगे हुए ज़िले हैं, इन ज़िलों में लोगों को भूकंप के विषय में जानकारी देना, किस तरह से इस आपदा से निपटा जाए, ये सब चीज़ें उपलब्ध कराना जो है, इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान प्रदान करना इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था यूएनडीपी की हेल्प से। चकबंदी कार्यक्रम 1954 में आपको बता ही दिया है। राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब लाया गया? 2008 में। जो भूमि अभिलेख हैं, आप तहसील में जाते होंगे तो अब जो हैं दोस्तों कागज़ कम हो गए, उनका आधुनिकीकरण, डिजिटलाइजेशन हो गया है, कंप्यूटर में सारी जानकारी मिल रही है। आज भी आप किसी व्यक्ति का जो एक एप्लीकेशन है, शायद वेबसाइट है भूलेख करके, वहाँ से जाकर आप किसी की जो जोत है वो सब जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि कितनी ज़मीन जो है उसकी लोन के तहत बंधक है, ये सब जानकारी आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी। किसान बही योजना दोस्तों 1992 में आई। आप लोग शायद देखे होंगे, नीले कलर की, जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ इसी कलर की एक किताब होती थी, जो आपको आज भी अपने घर के पुराने सूटकेस में, जिसमें लॉक नहीं है, वहाँ पुरानी किताबों के साथ रखी मिल सकती है। उसमें किसानों को उनकी जोत की जानकारी दी जाती थी कि कहाँ कहाँ कितना खेत है, ये सब जो सूचनाएं थीं वो किसान बही में रहती थीं। तो इसीलिए किसान बही योजना 1992 में शुरू की गई थी। स्वामित्व योजना दोस्तों केंद्र ने शुरू की 24 अप्रैल 2020। 24 अप्रैल को क्यों दोस्तों? क्योंकि इसी दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। स्वामित्व दोस्तों, ये स्वामित्व से संबंधित है, अधिकार से संबंधित है, कब्जे से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवासीय भूमियां थीं दोस्तों, उनके लिए अभिलेख तैयार करना इसका उद्देश्य है। आज भी आप लोग देखते होंगे, लोग जो हैं अवैध कब्जा कर लेते हैं। जो खाली पड़ी चीज़ होती है, जगह होती है, उस पर अवैध कब्जा कर लेते हैं। जो पावरफुल लोग होते हैं वो उस पर कब्जा कर लेते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्रों में विवाद पैदा होता है। इन्हीं विवादों को ख़त्म करने के लिए और जो बेघर लोग हैं उनको भी घर उपलब्ध कराने के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को की गई। यहाँ तक कि दोस्तों इस योजना के तहत जो भूमि है उस पर ऋण की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सीएम कृषक दुर्घटना योजना 2019 में शुरू की गई। 18 से 70 वर्ष की आयु के किसान इसके पात्र हैं, जिसमें मृत्यु होने पर, दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की धनराशि मुहैया कराई जाती है। तो इस तरह से दोस्तों
चीज़ें यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विद पार्थ, और PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए टारगेट विद पार्थ, और यदि कोई प्रश्न है या कोई शंका है उसके समाधान के लिए व्हाट्सएप कीजिए। तो दोस्तों, अपने चित्र को और चरित्र को पवित्र बनाइए, माता पिता की सेवा कीजिए। धन्यवाद।